हाय, मैं हूं अंकित सिन्हा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप मेनिया पे। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म। तो जैसे कि हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे पहले हम लोग देखे थे हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें पावर्स जो है वो 3 ऑर्गेन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन था, सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था, वो था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो इस पूरे चैप्टर में, सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, पूरे चैप्टर में हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर चैप्टर का ओवरव्यू देखा जाए तो इनमें क्या बोल रहा है, पिछले चैप्टर में हम सब पढ़ के आए थे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या था कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है, उसमें वर्टिकल पावर शेयरिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे चैप्टर में हम इस फॉर्म को समझेंगे, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के फॉर्म को समझेंगे, और उसके बाद ये उसके थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लेवल पे इन सारे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी बता चुके हैं कि जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है वो होता है, हाँ, जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है उसको मोस्टली हम फेडरलिज्म बोलते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को मोस्टली फेडरलिज्म बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के बारे में समझेंगे, उसके की पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है इंडिया को क्या ऐसा चीज है, क्या स्टेप्स है इंडिया का जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। तीसरा, उस फेडरलिज्म को इंडिया में ग्राउंड लेवल पे कैसे प्रैक्टिस किया गया। और लास्ट चैप्टर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया गया, क्या उसका सेंट्रलिटी था, क्या क्या दिक्कतें आई, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे ये सेकंड चैप्टर में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म से। अब स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछले चैप्टर में क्या पढ़ के आए। जो सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग था उसमें हम देखें कि बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में भी सेम प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम श्रीलंका का था, लेकिन बेल्जियम का गवर्नमेंट क्या है कि वो रीजनल और लोकल लेवल पे पावर को शेयर किया, वर्टिकल डिवीजन किया, मतलब कि दो लेवल में, दो या दो से ज्यादा लेवल में उसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे वो एकोमोडेट कर गया। और श्रीलंका क्या किया, वही यूनिटरी सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम यूनिटरी सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट को अपनाए रखा, और वहां पे सिचुएशन एक समय ऐसा आ गया कि सिविल वॉर में वो कन्वर्ट हो गया। तो हम सब ये देखेंगे कि इंडिया में क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है, क्या पॉलिसी अडॉप्ट करके रखा है, वो सारे चीजों को कवर करते हैं फेडरलिज्म में। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि फेडरलिज्म बोलते किसको है, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो जैसे अभी पीछे वाले टॉपिक में हम बताएं कि फेडरलिज्म मींस व्हाट, फेडरलिज्म उसे बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। फेडरलिज्म मींस कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में जो डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़े थे, सबसे पहला था हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, जिसमें हम 3 ऑर्गन देखे थे। सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो वर्टिकल डिवीजन था। तो जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है उसी को मोस्टली जो है वो फेडरलिज्म बोला जाता है। तो अगर हॉरिजेंटल डिवीजन का लेवल देखा जाए तो सबसे पहला क्या है, एक पहला गवर्नमेंट है, फर्स्ट लेवल है, उसके बाद दूसरा टायर होगा, अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ा तो और टायर ऐड किया जा सकता है। लेकिन फेडरलिज्म में मोस्टली जो वर्टिकल डिवीजन होता है वो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म का डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है, फेडरलिज्म एक सिस्टम, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। ऐसा नहीं है, फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता कि पावर जो है वो किसी एक लोगों के हाथ में, एक ग्रुप के हाथ में, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। इसमें फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है उन दोनों के बीच में। तो अगर क्वेश्चन आया भी व्हाट इज फेडरलिज्म का, तो हम सिंपल आंसर दे सकते हैं कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें पावर को सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में डिवाइड किया जाता है। मतलब कि दोनों लेवल, 2 या 2 से ज्यादा लेवल जो भी है, दोनों लेवल में पावर जो है अपना जुरिडिक्शन के हिसाब से बांटा जाता है। सिंपल डेफिनेशन। अब इसमें क्या है कि यूजुअली जो ये फेडरलिज्म का लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है मेनली 2 ही होता है,
सबसे पहला एक गवर्नमेंट जो सेंट्रल अथॉरिटी पूरे इंटायर कंट्री के लिए, मतलब पूरे कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट, और दूसरा उसके स्टेट या फिर रीजनल लेवल पे लिए डे टू डे लाइफ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए। अब इसके फेडरलिज्म के साथ साथ एक और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे हम फेडरलिज्म में देखें कि पावर को क्या किया जा रहा है, दो डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लेकिन जस्ट अपोजिट यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप्स के पास होता है या कोई एक ऑर्गन्स के पास। जैसे अगर यूनिटरी फॉर्म में चाइना देख लें, चाइना एक कंट्री है, उसमें क्या होता है कि जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी के पास है, मतलब कि पूरे के पूरे जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होगा, जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होगा, 1 2 3 जितना भी है, वो सब क्या हो जाएंगे, ये 4 के 4 सेंट्रल अथॉरिटी के सब ऑर्डिनेटर हो जाएंगे। लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। फेडरल सिस्टम का क्या है कि जो भी दूसरे टायर ऑफ गवर्नमेंट है, जो सेकंड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, सबके पास अपना ज्यूरिडिक्शन है, सबके पास अपना एरिया है, कोई आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पावर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही पूरे के पूरे एक ही हाथ में रहेगा, एक ही ये सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही रहता है। किसके जैसा, जस्ट अपोजिट फेडरलिज्म के जैसा। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, उस चीज को एक बार चेक करते हैं। तो ये रहा डिफरेंसेस, इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, जैसे अभी पढ़ के आए हम, उसमें क्या था कि जो फेडरलिज्म है, दो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहला फेडरलिज्म और दूसरा यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में क्या है कि अगर आपका कंट्री या कोई कंट्री फेडरलिज्म है तो उसमें क्या होगा, 2 और या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। एक सेंट्रल अथॉरिटी फॉर इंटायर कंट्री, दूसरा फॉर स्टेट, अगर इससे ज्यादा हुआ तो रीजनल लेवल पे तीसरा, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्या है, यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें क्या एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अगर उसके नीचे है भी तो वो सब ऑर्डिनेटर है, वो क्या है, सब ऑर्डिनेटर। पूरा पावर जो है, टोटल पावर लाई इन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इन फेडरलिज्म देयर आर 2 or more level of government. Second difference is each tier of government has their own jurisdiction. दोनों टायर ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या होगा, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या होगा, अपना ज्यूरिडिक्शन होगा। ज्यूरिडिक्शन मींस क्या कि एरिया, इसके बारे में आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। एरिया जिस पे लीगल अथॉरिटी हो, वो एरिया या तो सब्जेक्ट वाइज हो सकता है या फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो सब यूनिट्स हैं, यहां देखिए ईच टायर, और यहां क्या है, सब यूनिट्स। जो दूसरे वाला लेवल हो जाएगा यूनिटरी गवर्नमेंट का, वो क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटर। सब ऑर्डिनेटर मींस कि आपका जो भी काम, सेकंड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो भी काम करेगा वो किसके अंडर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अंडर, तो इसमें भी करेगा। लेकिन डिफरेंसेस क्या है कि आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है वो यूनिटरी गवर्नमेंट करेगा, बस आप उसके ऑर्डर को फॉलो कीजिए, उसके ऑर्डर को पास आउट कीजिए। तो ये 2 डिफरेंसेस है। सबसे पहला क्या डिफरेंसेस है कि इन फेडरलिज्म देयर आर 2 or more than 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बट इन यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट it has only 1 level of government. And second difference is कि each tier of government in federalism has its own jurisdiction, but in unitary system the sub units of government are subordinated to the central government. तीसरा जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट ये डिफरेंसेज है कि फेडरलिज्म में, इन फेडरलिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। मतलब कि अगर आपके कंट्री में फेडरलिज्म है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकता किसी भी चीज को करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ऐसा बटा है, वर्टिकल डिवीजन पावर का हुआ है, तो दोनों टायर ऑफ गवर्नमेंट के पास अपना ज्यूरिडिक्शन है। इट मींस कि अपना सब्जेक्ट है लेजिस्लेशन का, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, ये अपने हिसाब से करेगा। लेकिन जस्ट अपोजिट इन यूनिटरी सिस्टम क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, पावर पास कर सकता है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को। जो सेंट्रल अथॉरिटी बोलेगा, या आप जबरदस्ती कीजिए या खुशी से कीजिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बस रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑर्डर पास नहीं कर सकता। एंड लास्ट वन इज a state government has power of its own for which is not answerable to the central government। अगर देखा जाए तो तीनों जो डिफरेंसेस है वो सेम टू सेम है। क्या बोला? सबसे पहला डिफरेंसेस कि इन फेडरलिज्म देयर आर 2 or more than 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट, बट यूनिटरी गवर्नमेंट हैव नॉट। यूनिटरी गवर्नमेंट हैज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, ईच टायर ऑफ इट्स
ओन जुरिडिक्शन, मतलब इन फेडरलिज्म ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज देयर ओन जुरिडिक्शन, ठीक है, मतलब अपना दायरा होगा, इसका अपना एरियाज होगा, अपना सब्जेक्ट होगा लेजिस्लेशन का। लेकिन इसमें क्या था, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। सबऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सॉरी सब यूनिट क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटर। उसके बाद तीसरा क्या था कि अगर इसका अपना जुरिडिक्शन है, मतलब इसका अपना दायरा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास नहीं कर सकता, सिर्फ स्टेट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा लोकल गवर्नमेंट को कोई भी चीज को, क्योंकि सब ऑर्डिनेटर, ऑफ कोर्स अगर सब ऑर्डिनेटर होगा तो उसका बात मानना ही पड़ेगा। और चौथा क्या है कि सबका अपना क्या था, जुरिडिक्शन था, तो कोई भी आंसरेबल नहीं है किसमें, फेडरलिज्म में। फेडरलिज्म में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी के लिए आंसरेबल नहीं है। जो आप कर रहे हैं उस आप खुद रिस्पॉन्सिबल है उस चीज का, सेंट्रल गवर्नमेंट से उससे कोई भी ये नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट जो होगा वो सेंट्रल अथॉरिटी के आंसरेबल होगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में, और वो आंसरेबल है, सीधा सा समझिए कि आप उसके जवाबदेही हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो अभी तक हम क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं। सबसे पहला हम कवर कर चुके हैं व्हाट इज अबाउट फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, उसके बाद यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड देन डिफरेंसेस बिटवीन द फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दीज आर द 4 डिफरेंसेस बिटवीन फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। की फीचर सबसे पहले देखेंगे कि अगर फेडरलिज्म है तो उनमें क्या क्या ऐसा फीचर्स है, ठीक है। की फीचर्स मींस कि क्या क्या उसका फीचर्स है, क्या क्या होना चाहिए फेडरलिज्म में, उन सारे चीजों को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे कि इंडिया कैसे फेडरलिज्म है। तो सबसे पहला अगर की फीचर्स को देखा जाए तो इसमें क्या होगा, हाँ, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहला जो इसका की फीचर होगा, जैसे कि अभी पिछले बार पढ़ के आए हम कि देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि अगर फेडरलिज्म है आपके कंट्री में तो 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे पिछले वाले चैप्टर में पढ़े, पावर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लेवल में डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब पूरे कंट्री का क्या होगा कि 2 या मोर देन 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन फेडरलिज्म, पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। इस बात को समझिए, क्या बोला कि दोनों गवर्नमेंट, ठीक है, पहला लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम ऐसे मानते हैं सेंट्रल अथॉरिटी और इसको मानते हैं स्टेट अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी दोनों एक ही सिटीजन को गवर्न करेगा। कैसे, जैसे ये कंट्री है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये सब जो है स्टेट पार्ट है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट, तो यहां का एक स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा और ये पूरे कंट्री के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। तो अब अगर मान के चलते हैं, ऐसे हम अपनी कंट्री में ही लेते हैं, तो बिहार स्टेट है, ठीक है, तो जो बिहार का गवर्नमेंट होगा वो भी बिहार के लोगों पे गवर्न करेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी किन लोगों पे गवर्न करेगा, बिहार के लोगों पे गवर्न करेगा। तो सारे स्टेट के साथ सेम चीज चल रहा है। क्या हो रहा है कि उस स्टेट के पर्टिकुलर गवर्नमेंट भी वहां के लोगों को गवर्न कर रहे हैं और सेंट्रल अथॉरिटी भी क्या कर रहे हैं, वहां के लोगों को गवर्न कर रहे हैं। लेकिन जो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इन दोनों का अपना ज्यूरिडिक्शन है। ज्यूरिडिक्शन मींस दो तरीके का ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। ज्यूरिडिक्शन मींस एरिया, ठीक है, कोई भी एरिया, मतलब एरिया जिसपे उसका लीगल अथॉरिटी हो, लीगल मतलब कानूनी अधिकार हो, वो उस पे कर सकता है कुछ भी जो चाहे वो। अब वो एरिया कैसा हो सकता है, या तो वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हो सकता है, जैसे अभी एक कंट्री है, ठीक है, अब इसमें क्या किया कि आपका बांट दिया कि इतना से लेके इतना तक ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही आपका ज्यूरिडिक्शन होगा, ठीक है, तो ये एरिया वाइज बांट दिया। दूसरा क्या हो सकता है, सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट, जैसे अभी हम लोग क्लास में क्या देखते हैं कि मॉनिटर होते हैं, क्लास टीचर होते हैं, तो सबका क्या है, जैसे क्लास में 10 लोग हैं या फिर कोई फंक्शन परफॉर्म करे 5 सितंबर का है, तो उसमें क्या होता है कि बोला जाता है 4 लोग हैं, 4 लोग में 2 लोगों को बोला जाता है कि आप ये कर लीजिए, पैसा कलेक्ट कर लीजिए, और बाकी के 2 लोगों को क्या किया जाता है कि आप अरेंजमेंट के सारे काम को संभाल लीजिए। तो इस केस में आप क्या किए, इस केस में जो किए कि आप काम मीन्स कि सब्जेक्ट को डिफरेंट लोगों के बीच में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, जैसे एक फंक्शन परफॉर्म करना है 5 सितंबर का,
तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कि काम तो बहुत सारा है, तो 4 लोग मिलकर उसको अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनमें से आप क्या कीजिएगा कि किन्हीं 2 लोगों को आप क्या बोले कि आप पैसा कलेक्ट कर लो पूरे क्लास से, और बाकी के जो 2 लोग हैं पूरे ऑर्गेनाइज मतलब पूरे सिस्टम को देख लीजिए कि आप पूरा ये ऑर्गेनाइज कर लीजिए, डिजाइन कर लीजिए। तो इस बेस पे आप क्या किए कि सब्जेक्ट को 2 अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड कर लिए, ठीक है। आप दोनों परफॉर्म एक ही क्लास में कर रहे हैं, तो सेम इसमें क्या होता है कि है तो एक ही कंट्री, ठीक है, आप गवर्न भी एक ही सिटीजन को कर रहे हैं, लेकिन क्या किए सब्जेक्ट के बेसिस पे दोनों गवर्नमेंट आपस में अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही क्या कर लिया, बांट लिया। तो पहला की फीचर क्या था कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। दूसरा फीचर क्या है कि ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज देयर ओन जुरिडिक्शन, has their own jurisdiction. Jurisdiction means what? The area over which someone has legal authority. वो एरिया जिसपे किसी का कानूनी अधिकार हो। अब वो एरिया क्या हो सकता है, या तो वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हो सकता है या फिर कोई सब्जेक्ट हो सकता है। तो दीज आर द 2 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब बाकी के की फीचर आगे देखते हैं। अब आगे का क्या है, जो तीसरा की फीचर्स है फेडरलिज्म का, वो है क्या कि the jurisdiction of respective level or tier of the government are specified in the constitution। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये क्या बोला, पहले वाले में क्या पढ़े, there are 2 or more level of government, जैसे कि अभी क्या किया कि एक सेंट्रल अथॉरिटी, इसके नीचे स्टेट अथॉरिटी, ये 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट था, दोनों का अपना जुरिडिक्शन दे दिया। जैसे आप अपने काम को बांट लिए किसी भी फंक्शन में, इसमें क्या किया कि इसमें भी सब्जेक्ट को बांट दिया कि आपका ये सब्जेक्ट है और आपका ये सब्जेक्ट है, मतलब कि आप इस सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं, इस पे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, सारा कुछ बांट लिया। लेकिन जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड नहीं रहेगा तो ये गारंटीड नहीं है। कैसे, इंडिया क्या है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा गवर्न किया जाता है। अब ए पार्टी का गवर्नमेंट है, कोई ये पार्टी है जिसका गवर्नमेंट है, अब जो है अपने हिसाब से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ठीक है, और एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो सब्जेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में कि जैसे ही अगला 5 साल के बाद कोई दूसरे पार्टीज का गवर्नमेंट बना तो ये तो कह सकता है कि हम तो किए नहीं भाई, हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिए नहीं है, तो क्या भरोसा उस चीज का, उस जुरिडिक्शन का। इसलिए तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की फीचर होगा कि जो भी जुरिडिक्शन होगा, जो सब्जेक्ट, जो एरिया आपको मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड होगा। किस लिए, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी भी तो मिलना चाहिए ना। कोई सब्जेक्ट आपको मिल गया, उसका क्या गारंटी है कि लंबे समय तक वो सब्जेक्ट आपके पास रहेगा, लंबे समय तक वो जो एरिया है वो आपके पास रहेगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया है तीसरे वाले फीचर में कि वो सारे जुरिडिक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड कर दिया है ताकि आपको उस चीज का गारंटी मिल सके। अब ऐसा नहीं कि अगले 5 साल के बाद अगर किसी दूसरे पार्टी का गवर्नमेंट बना तो आपका जुरिडिक्शन छीन लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अब हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड कर चुके हैं इस चीज को। चौथा जो फोर्थ वाला ये है, इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड कर दिया उसको चेंज भी तो कर सकते हैं, तो इसके लिए एक अलग नियम है। इसके लिए चौथा क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी नियम को अनलिटरली चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि कोई 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाह के भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। यहां तक बात क्लियर है। सबसे पहला क्या बोले कि जो फेडरलिज्म है उसका की फीचर में 2 या 2 से ज्यादा टायर ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है, ईच टायर के पास अपना जुरिडिक्शन होगा, और वो तीसरा क्या था, वो जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड होगा। चौथा क्या था कि आप उसको ऐसे ही 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज उसको नहीं कर सकता। 1 लेवल में कि सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी भी चाहेगा तो उस प्रोविजन को नहीं चेंज कर सकता, या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट भी चाहेगा तो उस प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और फिफ्थ, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट क्या है, कोर्ट जो है इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी। 1 सेकेंड, कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है। इंटरप्रेट मींस कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, ऐसे समझिए इस चीज को कि अभी क्या है, पहले तो पढ़ लेते हैं। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि जो कोर्ट है, कोर्ट मींस कि जुडिशियरी मींस कि थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जो जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया गया है, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, कोर्ट करेगा। आपको उसके बारे में कौन बताएगा, कोर्ट बताएगा, ठीक है। और आप हर लेवल का, ईच लेवल का पावर भी कौन इंटरप्रेट करेगा, कोर्ट करेगा। मतलब कि अगर किसी कारण बस कोई कारण हुआ, कोई रीजन हुआ और आप दोनों आपस में लड़ गए,
ठीक है, दोनों टायर ऑफ गवर्नमेंट आपस में भिड़ गया कि नहीं ये मेरा है, वो कह रहा है ये मेरा है, तो इस बीच में क्या करेगा, कोर्ट इंटरप्रेट करके आपको बताएगा कि नहीं ये पावर, ये जो सब्जेक्ट है किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास है। अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, दोनों टायर ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें इंटरप्रेट कौन करेगा, कोर्ट करेगा। ठीक है, अब एक एक वर्ड पे हम देखते हैं। ठीक है, अभी कैसे याद किया जाए, तो सबसे पहला क्या था, हाँ सबसे पहला जो था वो क्या था कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे याद करते हैं। सबसे पहला क्या है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल से क्या याद रखेंगे कि इन फेडरलिज्म या फिर द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म में सबसे फर्स्ट क्या है कि देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। अब क्या होगा कि ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज देयर ओन ज्यूरिडिक्शन। तीसरा स्पेसिफाइड, तीसरा क्या याद रखेंगे एक एक वर्ड में, तीसरा क्या हो जाएगा स्पेसिफाइड, मतलब कि ईच द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ईच गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर ये फंडामेंटल प्रोविजन चेंज नहीं कर सकते, तो चौथा ऐसे लिख सकते हैं रूल ऑफ चेंजमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या हो जाएगा कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। चौथा क्या है, कोर्ट क्या है, कोर्ट इंटरप्रेट करेगा किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया ये ज्यूरिडिक्शन, और आप दोनों लेवल के, मतलब दोनों या दो से ज्यादा जितना भी लेवल है फेडरलिज्म में, उस लेवल की गवर्नमेंट के पावर को। और वो कब काम आएगा, अगर दोनों गवर्नमेंट के बीच में, दोनों टायर ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो उसमें कौन इंटरप्रेट करेगा, कोर्ट करेगा। तो अभी तक जो हम टॉपिक क्लियर किए हैं वो कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किया, ये सबसे पहले हम समझे कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। उसके बाद यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट समझे, फिर दोनों के बीच का डिफरेंसेस समझे, उसके बाद क्या समझे, फेडरलिज्म का की फीचर्स, की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें अभी तक 5 देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक है एक और 6 देखें, सॉरी 5th है ये, बाय मिस्टेक 7th हो गया, ये 6 नंबर है। हाँ 6 नंबर पे क्या देखें कि सब कुछ ठीक है, जो 5 ज्यूरिडिक्शन था, सॉरी 5 जो फीचर था, आप सबका ज्यूरिडिक्शन दे दिए, कोर्ट इंटरप्रेट भी करेगा, लेवल भी है, लेकिन जब तक उस स्टेट को चलाने के लिए, उस रीजन को चलाने के लिए रेवेन्यू आपके पास नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो कैसे आप कर सकते हैं, कोई चांसेस नहीं है कि बिना पैसे के किसी स्टेट को चलाया जा सके। तो उसके लिए क्या किया गया कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जैसे क्या होता है कि अभी क्या होगा कि आप 2 लोगों को तो बोले पैसा कलेक्ट करने क्लास में, ठीक है, जो 5 सितंबर वाला एग्जांपल दिए थे उसमें क्या बोले थे कि 2 लोगों को पैसा कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, 2 लोगों को ये अरेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। तो जो इंसान, जो लड़का अरेंज कर रहा वो तब तक उस चीज को अरेंज नहीं कर सकता जब तक उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो। ठीक है, तो वो अब क्या हो गया कि जो लोग पैसा कलेक्ट कर रहा था उस पर तो ये डिपेंड हो गया, ना। तो अगर ये अपने मन से कुछ करना भी चाहेगा तो दूसरे वाले क्या कर सकता है कि आप ये करो तब आपको मैं मतलब पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ये है। तो इससे बचने के लिए क्या है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल के लिए भी और स्टेट के लिए भी, दोनों का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कि पैसा आएगा कहां से आप टैक्स ले सकते हैं, किन किन चीजों पे क्या कर सकते हैं, वो भी क्या होना चाहिए, क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो ये 6 मेन की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म था जो अभी हम सब देख चुके हैं। अब आगे क्या है, ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम। ये फेडरल सिस्टम लगाने का क्या फायदा है, फेडरल सिस्टम अगर हम लगा रहे हैं, यूनिटरी से अगर फेडरल पे आ रहे हैं, पावर को हम शेयर कर रहे हैं, तो पावर शेयर करने का फायदा क्या है, उसका ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या है, किन कारणों से इसको फेडरलिज्म को, पावर को शेयर किया जा रहा है, फेडरलिज्म लगाया जा रहा है। तो इसका मेनली 2 रीजन है। सबसे पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि जो श्रीलंका का जो कहानी था, श्रीलंका के कहानी से समझिए, जो श्रीलंका का कहानी था वहां पे भी क्या था, डाइवर्सिटी था, श्रीलंका के कहानी में भी डाइवर्सिटी था। ठीक, बेल्जियम में भी सेम टू सेम क्या था, डाइवर्सिटी था।
ठीक है। अब क्या करेंगे कि अगर फेडरलिज्म नहीं लगाते हैं, पावर को शेयर नहीं करते हैं और किसी एक डाइवर्सिटी में किसी एक ग्रुप को हम ऊपर प्रमोट करेंगे तो उससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी के कारण वो क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम क्या किए, पावर को ही शेयर कर दिए, पावर को ही शेयर कर दिए कि सबके पास पावर होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। अगर फेडरलिज्म है तो वो क्या करेगा, कंट्री की यूनिटी को बढ़ाएगा। जो रीजनल डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने वाला था, अब वो क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा। जैसे बेल्जियम किया, पावर को शेयर करके दोनों जितना भी डाइवर्सिटी था उसको एकोमोडेट कर लिया। दूसरा क्या है, हाँ मेन रीजन भी दूसरा यही है कि जब तक रीजनल डाइवर्सिटी एकोमोडेट नहीं होगा तब तक यूनिटी भी इनहेंस नहीं होगा। तो दोनों रीजन है, पहला यूनिटी को प्रमोट कीजिए, क्यों, रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम। तो सबसे पहला टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री और दूसरा टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। ये दो ऑब्जेक्टिव है जिसके कारण फेडरल सिस्टम को कंट्री में लगाया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। अब क्या है, आगे देखते हैं। अगला क्या है, टू एस्पेक्ट्स फॉर आइडियल फेडरल सिस्टम। अगर आप फेडरल सिस्टम लगा रहे हैं तो उनमें दो ऐसा क्या एस्पेक्ट है जो एकदम इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। ठीक है, आप फेडरल सिस्टम लगा दिए, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड कर दिए, लेकिन जब प्रैक्टिस में वो चीज आएगा तो किन किन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, उसको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए। तो सबसे पहला क्या है कि दोनों के आपस में रहने का एग्रीमेंट होना चाहिए। दोनों मतलब कौन, ये सेंट्रल अथॉरिटी और जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट था, स्टेट गवर्नमेंट था, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए कुछ पावर शेयरिंग को लेके। अगर पावर शेयर कर रहा तो दोनों को एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, ट्रस्ट। ठीक है, ये हो गया म्यूचुअल ट्रस्ट, और दोनों एग्रीमेंट कर ले कि नहीं अगर पावर शेयर हो रहा तो उस रूल को, उस नियम को क्या होगा, मानना होगा। तो पहले एग्रीमेंट टू द लाइफ टुगेदर, और उसके बाद एग्रीमेंट के बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ये दो एक्सपेक्ट ऐसा है आइडियल फेडरल सिस्टम के लिए जब हम ग्राउंड लेवल पे इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आगे का टॉपिक, पिछले टॉपिक में की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म कवर कर लिए थे। अभी क्या है, टाइप ऑफ फेडरलिज्म। तो मेनली फेडरलिज्म का दो टाइप है। सबसे पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबसे पहले हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन को कवर करते हैं। क्या है कमिंग टुगेदर में कि द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन इट्स ऑन टू फॉर्म बिगर यूनिट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि छोटा छोटा इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो आके क्या करेगा, एक साथ मिलेगा और अब साथ मिलने के बाद एक बड़ा यूनिट फॉर्म करेगा। बड़ा यूनिट फॉर्म करने के बाद मतलब कि जब छोटा छोटा बहुत सारा स्टेट ऐसा जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, छोटा छोटा यूनिट आया साथ में और वो क्या किया, साथ मिलके एक बड़ा यूनिट अपने आप को शो किया। तो ये क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। तो सिंपल द डेफिनेशन है इसका कि द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑफ इट्स ऑन, किसी के प्रेशर में नहीं, खुद से, टू फॉर्म बिगर यूनिट। इसका फायदा क्या है कि वो क्या करेगा कि अपने आइडेंटिटी को रिटेन करके और सोवर्जिनिटी को पुलिंग करके वो क्या करेगा, अपना सिक्योरिटी बढ़ाएगा। जैसे यूएसए कमिंग टुगेदर फेडरेशन, स्विट्जरलैंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, जितने भी छोटा छोटा इंडिपेंडेंट स्टेट आए थे, जैसे यहाँ पे कितना है, 3, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट, ये 3 इंडिपेंडेंट स्टेट, ये तीनों मिलकर क्या बनाया, एक बिगर यूनिट बनाया। तीनों का आइडेंटिटी रिटेन किया, सोवर्जिनिटी पुल किया और उसके साथ क्या किया, अपने सिक्योरिटी को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितने भी यूनिट है सबके पास पावर इक्वल है। जितने भी इंडिपेंडेंट यूनिट साथ आके बिगर यूनिट बनाया, सारे स्टेट्स के पास क्या है कि पावर इक्वल है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर वाले फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। होल्डिंग टुगेदर वाले फेडरेशन का अलग सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट जो यूनिट बना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बांट के आप दिए हैं, पहले इसको समझते हैं कि एक बड़ा कंट्री है वो क्या करेगा, अपने पावर को और अपने एरिया पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे इंडिया, उसमें क्या किया कि टोटल स्टेट में डिवाइड कर दिया। इंडिया क्या है, बिगर यूनिट है। अब उसमें क्या करेगा, छोटे छोटे स्टेट में, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट में उसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया अपने पावर्स को। और उससे क्या होता है कि और वो पावरफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से बड़ा यूनिट है।
बिगर यूनिट है। बिगर यूनिट की मीन्स क्या कि डाइवर्सिटी भी है यहाँ। अब इसको क्या करेगा कि जब ये पावर डिवाइड किया तो जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जो दिक्कत चल रहा था वो सब रीजनल लेवल पे ही सेटअप हो गया। तो इससे क्या हो गया कि सिक्योरिटी भी बढ़ा, रीजनल डाइवर्सिटी भी एकोमोडेट हुआ। अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि वहां जो स्टेट था सबके पास इक्वल पावर था, लेकिन यहां सबके पास इक्वल पावर नहीं है। जैसे इसमें कहानी है, सॉरी कहानी नहीं, यूनियन टेरिटरीज के बारे में सुने होंगे। तो स्टेट्स के पास क्या है कि पावर है, ठीक है, तो हर स्टेट के पास सेम पावर नहीं है। सबके पास जो बड़ा स्टेट है उसके पास कुछ ज्यादा पावर है, जो छोटे स्टेट है उनका पावर अलग है। और इसमें भी जो यूनियन टेरिटरीज होता है ये तो इतना छोटा होता है कि ना आप ज्योग्राफिकल इसके हिसाब से देखें तो ना उसको आप अलग स्टेट अनाउंस कर सकते हैं, ना किसी स्टेट में मिला सकते हैं। तो वो क्या, उसका एक अलग पावर है। तो अब इसमें क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जितने भी यूनिट हैं सबके पास अनइक्वल पावर होगा, लेकिन कमिंग टुगेदर वाले में क्या होता है, सबके पास सेम पावर, सबके पास सेम पावर ये। और इसमें क्या है, सबके पास अनइक्वल पावर। और इसमें क्या है होल्डिंग टुगेदर में कि जो एग्जैक्ट बैलेंस है पावर का सेंट्रल और स्टेट का वो अलग अलग फेडरेशन पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हम इंडिया में फेडरेशन फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ का जो बैलेंस होगा पावर का सेंट्रल और स्टेट का वो दूसरे कंट्री के अपेक्षा हो सकता है कि अलग हो। तो ये हमारा 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन था। सबसे पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर। डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होगा, द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑफ इट्स ऑन टू फॉर्म बिगर यूनिट। एग्जांपल्स एंड क्यों, बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। उसके बाद क्या होगा कि एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैव इक्वल पावर बट in coming together every constituent unit of federation have unequal power। सबके पास अपना अलग अलग पावर होगा, जो छोटा है बड़ा है सबका इक्वल नहीं, सबका अनइक्वल। अब इसमें क्या होता है कि लार्ज कंट्री जो है वो अपने पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट में डिवाइड करता है। तो वो क्या हो जाएगा होल्डिंग टुगेदर। इसमें एग्जांपल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है। इसमें